अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस की तादाद पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब तक जो टोटल केसेस दुनिया भर में आ चुके हैं कोरोना वायरस के, वो 34 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं और अब तक तकरीबन दुनिया भर में 2.5 लाख अफराद की हलाकतें इस कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। कहीं पे तो ये देखा जा रहा है कि केसेस की तादाद अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं पे ये देखा जा रहा है कि जो ग्राफ है वो फ्लैट होकर डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि जो नए केसेस की तादाद है वो पहले से कम होती जा रही है। और इसीलिए दुनिया भर में डिबेट है कि कहाँ पे लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, कहाँ पे लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाए। ये बहस दुनिया भर में इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के हवाले से भी आज कोई अच्छी खबर नहीं है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 1297 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में। और ये भी उन्होंने बताया कि इन 24 घंटों के दौरान जो हलाकतों की तादाद है वो भी एक दिन में होने वाली हलाकतों की सबसे ज़्यादा है, यानी कि पिछले 24 घंटों में 32 हलाकतें हुई हैं। जो टोटल नंबर है उन्होंने बताया केसेस का अब वो 18,114 हो चुका है। मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान में अब तक जी जो कंफर्म्ड केसेस हैं हमारे वो 18,114 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,297 मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ है और ये अब तक किसी एक दिन में जो ज़्यादा तरीन इजाफ़ा हुआ है या मैक्सिमम इजाफ़ा हुआ है वो ये है। पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, और इनकी तादाद है 32। अब तक रिपोर्ट होने वाली जो डेथ्स हैं इसमें ये सबसे बड़ी तादाद है किसी एक दिन में। किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो पिछले 24 घंटे में देखी गई हैं। 32 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। आज ये भी बताया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कि स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा अगर लोग उन SOPs को फॉलो नहीं करेंगे जो हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पे भी दिए हैं और हुकूमत बार बार उनका जिक्र कर चुकी है। वो कह रहे हैं कि अगर इन SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो इस स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज हासिल नहीं होंगे। हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली है ये उसी वक्त कामयाब हो सकती है कि जब हम जारी करदा हुकूमत की तरफ से जारी करदा जो SOPs हैं या जो गाइडलाइंस हैं या जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका सही मानों में नफाज करें। उस सिलसिले में जो हमारी इनफरादी सतह पे ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करें। जो हमारी सूबाई हुकूमतें जिस तरीके से आपको उसके बारे में मालूमात पहुँचा रही हैं उनके ऊपर अमल करें। अगर ये अमल साथ साथ होता रहे तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो पुरअसर हो सकती है, और अगर इनके ऊपर अमल ना हो तो फिर वो नताइज हम बरामद नहीं कर सकेंगे इससे कि जो हम जिनकी तवक्को करते हैं। नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे जिनकी तवक्कुआत हैं अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया जो कि सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने दी हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के कोई मुस्बत नताइज हासिल नहीं होंगे अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। जब भी वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग होती है या मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा माहौल है और इत्तफाक़ राय से फ़ैसले हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं और इसके बाद फ़ैसला किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर सूबे चाहें, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा जाता है कि अगर सूबे चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर सकते हैं क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। और हमने देखा भी है कि सूबे सिंध ने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी किए हैं, अपने हिसाब से फ़ैसले भी किए हैं जिसके मुस्बत नताइज भी हासिल हुए हैं। लेकिन पहले तो मामला स्ट्रेटजी पे था। जब टीवी पे आके तनकीद होती थी तो एक दूसरे की हिकमत अमली पे तनकीद होती थी कि इस वक्त लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी है, या फिर वफाक की जानिब से ये कहा जाता था कि अगर सख्त लॉकडाउन होगा तो जो गरीब अवाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, इसलिए लॉकडाउन में नरमी लानी है। तो ये जो मुख्तलिफ राय है, जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हिकमत अमली है, उस पर बात होती थी, उस पर तनकीद होती थी। लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अब डायरेक्ट इल्ज़ाम ये लगता है कि सिंध हुकूमत की वजह से वायरस तेज़ी से फैल रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से आज ये कहा गया कि वफाक की वजह से ये जो वबा फैली है पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से, उसका जिम्मेदार वफाक है। और इसी किस्म के इल्ज़ामात आज दोनों तरफ से लगते रहे। हिकमत अमली पर बात हो रही थी और अब डायरेक्ट इल्ज़ामात लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम की आड़ में चोरी की जा रही है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वबा जो पाकिस्तान में फैली है उसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ
सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, वफाकी वजीर अली जैदी साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, पिछले कुछ दिनों से तो हम सुन रहे थे तनकीद हिकमत अमली के हवाले से होती थी कि क्या बेहतर स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि पिछले एक दो रोज से तो हदें ही पार हो गई हैं। अब तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लग रहा है कि कौन सी हुकूमत जिम्मेदार है इस वबा के फैलने की, और आज सिंध हुकूमत ने आपकी तरफ इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ये वबा फैल रही है। माशाल्लाह शहजाद, पहले तो मैंने आपके जो प्रोड्यूसर से कहा था उनको जरा नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा कि मैं प्रोग्राम कैसे करूंगा। दूसरा ये कि अब आपने ले लिया है तो मुझे जरा ये बताइए कि ये तनकीद ये शुरू इन्होंने ये जो की हुई है तमाशा जो लगाया हुआ है, ये आप समझाएंगे 18वीं तरमीम में क्या है? हाँ, 18th अमेंडमेंट क्या है? भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना 71 का, उससे लेकर अभी तक 22 तरमीमें हो चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई डिस्कस करे अगर बैठ के ऊपर उसकी प्लस और माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें क्या गलत है? हाँ, ये इनकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो हमें सिखा रहे हैं वहां बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, डायनामिक डॉक्यूमेंट है, जब मर्जी वो चीज, कुरान शरीफ के अलावा कोई चीज, हर चीज तब्दील हो सकती है। हम उसमें अगर डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने बात की है, इतना ये उसमें उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से लगे हुए, वो ये है क्या 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने किया क्या है मुझे बताइए। 36-37% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था अफेक्ट किया 18th अमेंडमेंट ने। कमाल की बात यह है कि इन्होंने लॉकडाउन की मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो टीवी पे कल आके बिलावल साहब परसों कभी बीबीसी पे बैठ गए, कभी और दूसरे बाहर के अखबारों में न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्या चाह क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ये क्या समझ रहे हैं कि हम पंचिंग बैग हैं कि मंच मारते रहे और जवाब वापस में पंच भी ना लगेगा? अच्छा, लेकिन अली जैदी साहब सिर्फ एक तरफा तो नहीं हो रहा ना। 2 रोज पहले जब वजीर आजम साहब ने आके ये कहा कि अशराफिया ने फैसला किया कि लॉकडाउन कर दिया जाए, तो लोग बड़े हैरान हुए कि आप मुल्क के वजीर आजम है, आप 3 मरतबा लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं, 2 दफा तौसीफ हुई है, 1 दफा इनिशियली आपने ऐलान किया था, आपकी सूबाई हुकूमतें ऐलान कर चुकी है कि लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, फिर वजीर आजम अचानक आके ये कहते हैं कि किसी अशराफिया ने फैसला कर लिया, तो लोगों को तो कंफ्यूज आप भी कर रहे हैं, लोगों को तनकीद का मौका आप भी दे रहे हैं। शहजाद, स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन तो स्मार्ट लॉकडाउन करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, एक मिसाल, मशेरे हमारे माहीगीर जो 40-50 हजार बेचारे बैठे हुए थे, वो लॉकडाउन से अफेक्टेड थे, वो हमने वफाक से कह के एनसीओसी में फैसला करवाया कि वो एसओपीज फॉलो करें, इन्हीं की बनाई हुई, सिंध हुकूमत की बनाई हुई एसओपीज फॉलो करें, उनको जाने दें। तो अगर वो बाहर, ये तो लॉकडाउन में तो नहीं हुए ना, वो तो समंदर में जा रहे हैं, चेक करें और जाएं। सो देयरफॉर स्मार्ट लॉकडाउन एक अलग चीज है, दुनिया भर में हो रहा है। ये मिसालें अमेरिका की और यूरोप की और वेस्ट की देते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ देखा आपने कहाँ है, और हमारा क्या किया हुआ इन्होंने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुझे तो स्मार्ट सर, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो फिर तो ज्यादा एहतियात की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर तो उतने ही सख्त लॉकडाउन की जरूरत होनी चाहिए ना, अगर हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है तो। आप मुझे बताएं ना कि आप लोगों को भूख से मार दें, चलें भूख से मार दें, राइट करवा दें पूरे पाकिस्तान में, भूख से मार दें, अक्ल की कोई बात करें, थोड़ी थोड़ी जहां पे खोल सकते हैं वहां खोलें, एसओपीज फॉलो करें। और ऐसा यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रियों को खोलने का ऐलान किया, जिस फैक्ट्री वाले से कहता जी को पैसे मांग के फैक्ट्री खोलते हैं। ये किसने कहा है आपसे? कराची की बात कर रहे हैं आप? मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं कराची में हूँ। फैक्ट्री वाले ने आपको कहा कि पैसे मांगते हैं? बिल्कुल पैसे। कौन पैसे मांगते हैं? पूछिए पाकिस्तान में कराची के अंदर जो फैक्ट्री वाले आप लेना लाइन पे। मैंने तो बहुत सारे लोगों को लिया है अपने प्रोग्राम पे, आज तक किसी ने ये शिकवा नहीं किया। आपके सामने करेंगे शिकवा ताकि कल पैसे और मांगे और तंग करें उनको। तो आपके सामने शिकवा अगर किया है तो किसकी शिकायत लगाई है? कौन पैसे मांग रहा है? इसलिए नहीं उनको पता है क्या पैसे, हम पैसे नहीं मांगते, ये तो मांगते ही पैसे हैं ऊपर से नीचे। अली जैदी साहब, क्या किया, क्या आपको बताया गया फैक्ट्री मालिकान की जानिब से कौन पैसे मांग रहा है? बहुत सारे फैक्ट्री है एरिया, साइट एरिया में, नहीं, पैसे मांग कौन रहा है? अगर आप कह रहे हैं इनके लेबर डिपार्टमेंट वाले और ये जो फैक्ट्री एनओसी देने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए मांगते हैं पैसे। कोई इनका कंट्रोल थोड़ी है यहाँ पे। 18वीं तरमीम के बाद कंट्रोल तो लेना, तालीम इनके पास, सेहत इनके पास, पुलिस इनके पास, लोकल बॉडीज इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंदर शहर का इनके पास, शहरों का हर चीज इनके पास, और ऊपर से रो रहे हैं कि आपने किया क्या, मुझे बता देना भाई। अच्छा, मैं इस बात, ये बड़ी अहम बात आप करें, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ये बातें तो सुनी थी, लेकिन एक वफाकी वजीर अगर ये आके बात कर रहा है कि उसको मालिकान ने बताया, फैक्ट्री मालिकान ने, तो ये बड़ी अहम बात हो जाती है जिसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। सईद गनी साहब, पहले तो मुझे इस मेरे बुनियादी सवाल का जवाब दे दें कि आप हिकमत अमली में तनकीद करें, समझ आती है, दुनिया भर में हो रही है डिबेट, लेकिन ये कहना कि एक हुकूमत की वजह से ये वबा पूरे मुल्क में फैली है, उनकी नाअहली, ये बहुत ही संगीन इल्जामात है। क्या नौबत अब यहाँ तक आ गई है, बिल्कुल राब्ते खत्म हो गए हैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमतों के? क्योंकि अगर ये माहौल रहेगा तो बातचीत तो नहीं हो सकती फिर आगे। शहजाद, मैंने ये बात पहले भी कई मरतबा कही है कि शुरू में कोई तकरीबन 1 महीने तक
हम कोशिश करते रहे कि कोई ऐसी चीज़ पैदा ना हो, और हमारी ख्वाहिश थी कि एक कंसेंसस हो कोरोना के इशू पर, और जो भी पॉलिसी बने उसमें साथ चले। 26 फरवरी को जब पहला केस आया तो पता चला कि वो जो पैसेंजर था वो ईरान से आया था, ज़ियारतें करके उस फ्लाइट पे आया था। 27 को हमने टास्क फोर्स बनाई। उसके 1-2 दिन बाद हमने ये कहना शुरू किया कि जो फ्लाइट्स आपकी आ रही हैं बाहर से, और कई ममालिक में हो चुका था कि आप फ्लाइट्स को रोकें या कम से कम स्क्रीनिंग जो है वो प्रॉपर जो है वो करना शुरू करें आप। लेकिन ना फ्लाइट्स रोकी गई, ना स्क्रीनिंग का काम। वो जिस तरह स्क्रीनिंग हो रही थी सबको पता है, वो आखिर में मजबूरन सिंध हुकूमत को अपने लोग लगाने पड़े कराची एयरपोर्ट के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के, जिन्होंने जाकर प्रॉपर स्क्रीनिंग की, जिन्होंने पैसेंजर्स का डेटा लिया और उसके बाद उनको फॉलो भी किया। तो लाखों लोग हैं जो एग्जैक्टली मेरे पास अमाउंट की फिगर नहीं होती, 4 लाख से ज्यादा अफराद हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक से आए हैं। अच्छा, पहले तो हम ये समझते थे कि शायद ईरान से जो लोग आ रहे हैं उनमें, लेकिन बाद में पता चला कि यूरोप से जो सही साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाए। इस वक्त मसला क्या है, एतराज क्या है आपका वफाकी हुकूमत से, जिसकी वजह से आप इस हद तक तनकीद कर रहे हैं कि वबा फैलाने में इनका अहम किरदार है? शहजाद, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि हम क्यों कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से, वही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 लाख लोग मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में आ गए, और उन तमाम मुसाफिरों को ना प्रॉपर स्क्रीन किया गया, ना उनको फॉलो किया गया, ना उनका डेटा लिया गया। और उनमें खदशा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन्फेक्टेड होकर आए थे, जहाँ से वो आ रहे थे, यूरोप से आ रहे थे, सऊदी अरब से आ रहे थे, ईरान से आ रहे थे, उनके अंदर ये वायरस था। अब ये समझ से बाहर है बात। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल दे देता हूँ कि हमारे पास कोई आज से 7-8 दिन पहले जो इम्पोर्टेड केसेस थे, जो बाहर से ट्रेवल करके आए थे, वो 47 थे, और लोकली ट्रांसमिटेड 750 थे। आप मतलब डिफरेंस देख लें। पंजाब में जो बाहर से आए हुए थे वो 800 से ज्यादा थे, और लोकली ट्रांसमिटेड 68 थे। अब ये ऐसी बात थी जो हमारी समझ से बाहर थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंग में बात रेज की, अल्लाह करे कि बात आपकी ठीक हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि 68 लोग आपके लोकली ट्रांसमिटेड हैं, 800 लोग आपके बाहर से आए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि आप प्रॉपरली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं लोगों की जिनके अंदर ये वायरस आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ काम उल्टा था कि हम उनको ट्रेस कर रहे थे। मुझे ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, जो तल्ख लहजा हो गया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्च में क्या गलतियां की गई थी। अब मई में आके हम वो डिस्कस करेंगे कि मार्च में क्या गलती की गई थी। शहजाद, आप आज मुझसे आप ये पूछ रहे हो कि हम ये क्यों कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की वजह से वायरस वो तो पुरानी बात हो गई ना, लेकिन आज आप ये बात कर रहे हैं। मैं तो 15 अप्रैल को सुन रहा था मुराद अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने 4 मरतबा तारीफ की कि वजीर आजम साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारी बात सुनी, इत्तेफाक के राय से फैसले हुए। ये माहौल था ना। आज आप तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं वो देखें 15 मार्च को क्या किया था उन्होंने। मैंने आपको अभी शुरू में कहा 1 महीने तक मैंने भी तारीफ की है, हालांकि बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन हम चाहते थे कि चीजें साथ चलें। लेकिन अगर दूसरी तरफ से रवैया मुख्तलिफ होगा, और जो हम एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको तार करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को मिक्स मैसेजिंग दी जाएगी, कोशिश ये होगी कि किसी तरह से लोग कंफ्यूज रहें, तो जाहिर है कि हमने कहीं ना कहीं तो लोगों को बताना कि हकीकत क्या है। अब ये लोग कंफ्यूज वजीर आजम के बयानी की वजह से हो रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं, अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री मालकान ये कहते हैं कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, फैक्ट्री खोलनी है तो पैसे दो। ये सोशल मीडिया पे तो इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, कभी मैंने प्रोग्राम में बहस नहीं की, लेकिन आज एक वफाकी वजीर ये बात कर रहा है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मेरे पास कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है मैं उस पर सिर्फ जवाब देता हूं आपको। मैंने खुद बजाते खुद एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कॉल की जब भी हम सारी प्रोसेस कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई हमारा ऑफिसर या कोई और आदमी आपके पास आ जाए कि जी हमें पैसे देने में काम कर, आप मुझे उसका नाम बताइएगा, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैंने अपने सेक्रेटरी को कन्वे किया कि आप नीचे स्टाफ को सख्ती से कह दें अगर किसी की कोई शिकायत आई कि जी वो पैसे लेने में मुलविस हैं तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमने रिटर्न में सबको अपनी जो एसोसिएशन को भेजा है कि अगर कोई ऐसी शिकायत हो तो हमें कन्वे करें। अली जैदी साहब कह रहे हैं कि शिकायतें आती नहीं है ना, खुल के लोग सामने नहीं आते, वरना उनको और अजियत का निशाना बनाया जाएगा। फिर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। अच्छा, हमने उनको उन्होंने कहा हम दोबारा भेज देते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, आप एक काम करें, पंजाब में भी लोगों को इंडस्ट्रीज खोलने की इजाजत दी गई है और सूबों में भी होगी, सूबा सिंध में भी होगी। सबसे सख्त जो एसओपीज हैं वो सूबा सिंध के हैं। भाई पैसे किस चीज के लिए लेंगे? हम आसानी पैदा करने के लिए लेंगे ना। ये वाहिद सूबा है जो मालिकों को कह रहा है कि आप अंडरटेकिंग तो लिखकर हमें कि आप एसओपीज को फॉलो करोगे और इसकी अगर वायलेशन होगी तो मालिक खुद जिम्मेदार होगा। भाई वो मिन्नतें कर रहे थे हमें कि हमसे ना करवाओ साइन। सही। अब मुझे अली जैदी साहब बताएं, अली जैदी साहब इट्स योर वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड। आप कह रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। अब इस मसले का हल कैसे निकालें? कैसे ये पता चलेगा अगर फैक्ट्री मालकान खुद आके नहीं बताएंगे तो? आपको बता दें किसने कहा है
मैं आपको हल्फन कहता हूं कि अगर साबित हो जाए किसी हमारे बंदे ने पैसे लिए हैं, आपके टीवी पे अगर हम माफी भी मांगे उसको सजा भी देंगे जिसने लिए होंगे। आप शहजाद जाके ना इंडिपेंडेंटली खुद जाके पूछिएगा फैक्ट्री के मालिकान से, एसोसिएशन में जाइए, आप कराची जब भी तशरीफ लाइएगा या फोन कर लीजिए, उनसे खुद पूछ लीजिएगा, साइट एसोसिएशन, कार्टी एसोसिएशन, पूछ लीजिएगा आप जाके, खुद जाके पूछ लीजिएगा। आप उसको बुला लीजिएगा, वो जो केपीटी के चेयरमैन थे उनको बुला लीजिएगा, जरा पूछ लीजिएगा उनसे भी। हाँ बता दें केपीटी के चेयरमैन, क्या केपीटी के चेयरमैन ने किया है, बताइए क्या किया। अच्छा मैं गुजारिश करूंगा अली जैदी साहब और सईद गनी साहब, सर इसलिए आपसे कहा था शहजाद, मुझे ऐसे अच्छा मैं बताते हैं आप जिनका नाम ड्रग के स्मगलिंग और ड्रग की पेडलिंग में आया होता है। अच्छा अली जैदी साहब एक सेकंड, अली जैदी साहब एक सेकंड, बाहर क्यों है सुने, अच्छा नहीं लगता इस माहौल में जब डॉक्टर जफर मिर्जा ये बता रहे हो कि आज अली जैदी साहब, अच्छा सईद गनी साहब एक सेकंड, सईद गनी साहब और अली जैदी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से, अच्छा यूसी का इलेक्शन आ रहे हो, यूसी का इलेक्शन, अली जैदी साहब, लोगों को टीवी पे मेरे साथ मत बुलाएगा। अली जैदी साहब तामुल से काम लीजिए प्लीज, और सईद गनी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर बारी बारी बात कर लें। आज 32 हलाकतें हुई है कोरोना वायरस से, डॉक्टर जफर मिर्जा ये बता रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि आप किस किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं दुनिया में मैं बताऊं? अच्छा नहीं ये बताने की जरूरत नहीं है सईद गनी साहब, इस वक्त सर ये प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया से, सईद गनी साहब ये प्लेटफॉर्म नहीं है बताने के लिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मेरी प्लीज आप सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप चेयरमैन को पूछो ना कि उसके साथ किया है। सईद गनी साहब मैं नहीं पूछूंगा सर, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कोरोना वायरस पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ सर, मैं नहीं लूंगा ना उनके कहने पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा ना आपके कहने पे केपीटी चेयरमैन को लूंगा, ये मेरा मौजू नहीं है। खुदा के वास्ते लोग इस वक्त सुनना चाहते हैं कि ये मसला क्या है, इस मसले को हल कीजिए। सईद गनी साहब यूसी का इलेक्शन मैंने बन के वजीर बन के मुसरत हो गए कौन के ऊपर, मैंने एक नाम लिया ना, ये इतना बोलते रहे इसको बुलाओ उसको बुलाओ, मैंने तो सिर्फ बात की। अच्छा मैं आप दोनों से कितनी आग क्यों लगी है, कितनी आग क्यों लगी है? अच्छा सही है, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। अली जैदी साहब आपका शुक्रिया, सईद गनी साहब आपका भी शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, इस वक्त अगर कोई इख्तलाफ है तो उसकी वजह क्या है, इसको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग बैठते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तो ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा वहां पे एक इत्तेहाद है, यूनिटी से फैसले हो रहे हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद जो है एक कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नजर आ रही थी, लेकिन जो माहौल इस वक्त है उसके बाद पता नहीं ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन किस हद तक जारी रहती है। मैं चाह रहा था इस पर कोई मुस्बत बात हो जाए, लेकिन हमेशा की तरह शायद ऐसा ही होता है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने आ जाते हैं और जो कोरोना वायरस जैसा संजीदा इशू है उस पर बात नहीं हो सकती। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बहस हो रही है वो बहस पूरे दुनिया में हो रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये बहस हो रही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है वो लॉकडाउन कितना अरसा जारी रह सकता है, और इसमें आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अमेरिका में भी शदीद एहतजाज हो रहा है, लोग असला लेके सड़कों पर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, और वहाँ पे भी मसला यही है, जैसे यहाँ पे पार्टीज में डिवाइड है, वहाँ पे रिपब्लिकन यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो ये समझती है कि इस वक्त लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी जी सके, कारोबार चल सके, लेकिन वो रियासतें जहाँ पे डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीती थी, जहाँ पे डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर लॉकडाउन में नरमी की गई तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे, और इसीलिए हमने देखा है कि उन रियासतों में जहाँ पे डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स हैं, जहाँ पे डेमोक्रेट्स की हुकूमतें हैं, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया है, असला लेकर बाहर निकले हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कारोबार को खोला जाए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर आ गए हैं। रियासत मिशिगन और कैलिफोर्निया के अलावा रियासत नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में स्टे एट होम ऑर्डर्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो लोग 1.5 माह से लॉकडाउन के बायस घरों में बैठे हैं उन लोगों का सबर जवाब दे रहा है। अहम बात यह है कि इन मुजाहरों के बाद 1.5 दर्जन से ज्यादा रियासतों लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए मुख्तलिफ शोबों को खोलने की इजाजत दे दी है, और इसमें बड़ी तादाद उन रियासतों की है जहां रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं। रियासत टेक्सास में 1 मई से तमाम रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स और मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। फ्लोरिडा में 4 मई से रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स को 25% कैपेसिटी पर काम करने की इजाजत होगी। रियासत ओक्लाहोमा में 1 मई से रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स, जिम्स, इबादत गाहों और खेलों के मकामात को मखसूस SOPs के तहत खोलने की इजाजत मिल गई है, मगर रियासत मिशिगन की डेमोक्रेटिक गवर्नर ने मुजाहिरों के बावजूद लॉकडाउन में 29 मई तक तौसीक का ऐलान किया है, जिसके बाद आइंदा कुछ दिनों में मुजाहिरों में शिद्दत आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
कल इन मुजाहिरों के हक में ट्वीट करते हुए गवर्नर मिशिगन को मशवरा दिया कि वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करें क्योंकि ये मुजाहिरीन अच्छे लोग हैं और ये लोग सिर्फ इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगियां दोबारा बहाल करना चाहते हैं। मगर गवर्नर मिशिगन का मौक़िफ़ ये है कि रिपब्लिकन्स लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा करके मजीद जिंदगियों और रोजगार को खतरे में डालना चाहते हैं, मगर वो ऐसा होने नहीं देंगी। ट्रंप के नाक़दीन कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद लॉकडाउन में नरमी चाहते हैं, इसलिए वो जानबूझकर इन रियासतों में मुजाहिरों को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पे डेमोक्रेटिक जमात से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर्स लॉकडाउन के हक में हैं और वो लॉकडाउन में नरमी के इस वक्त खिलाफ हैं। इसलिए इस पूरी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर लाइन लेकर नवंबर में होने वाले इलेक्शन में भरपूर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। अमरीकी सदर और डेमोक्रेट्स में कोरोना वायरस को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग जोर पकड़ती जा रही है। इसके अलावा अब इस वायरस को लेकर चीन के खिलाफ बयानबाजी भी अमेरिका की सियासत का अहम जुज़ बनती जा रही है और इस बयानबाजी को भी अमरीकी इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 2.5 लाख जानें जा चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद 34 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, मगर अमरीकी सदर ये समझते हैं कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की लैब में बनाया गया और चीन ने इस वबा को सिर्फ इसलिए बेकाबू होने दिया क्योंकि चीन आइंदा इंतखाबात में उनको हारता देखना चाहता है। 3 रोज पहले रॉयटर्स को इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीजिंग उनकी शिकस्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर वो भी चीन को टक्कर देने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और वो भी इस हवाले से बहुत कुछ कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया अपनी खुफिया एजेंसीज पर जोर डाल रही है कि वो इस बात के सबूत ढूंढें कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में कैसे बनाया गया। अमेरिका में जहां इस वबा पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, वहीं इस वबा को लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी वफाक और सूबाई हुकूमतें वबा पर काबू पाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, मगर इस वबा को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जोर पकड़ती जा रही है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे एक और अहम इशू पर। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेट्स हो या अदालत, सब नैब से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते आए हैं। ऑपोजिशन नैब पर हुकूमत का अलाकार होने का इल्ज़ाम लगाती रही है, जबकि खुद हुकूमती वुज़रा और अदालतें अपने रिमार्क्स के जरिए नैब के इख्तियारात और उसकी कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहे हैं। इन्हीं एतराज़ात को लेकर 27 दिसंबर 2019 को कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2019 की मंजूरी दी गई, जिसकी मुद्दत इस साल 26 अप्रैल को ख़त्म हो गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नैब कानून में तरामीम के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, बाबर अवान, शहजाद अकबर, असद उमर और फ़रोग नसीम साहब शामिल हैं। ये कमेटी अगले हफ्ते नैब के कानून में तरमीम के लिए काम शुरू कर देगी। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN भी नैब तरमीम पर अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आज द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर के मुताबिक ऑपोजिशन जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब के कानून में तरमीम का मुसवदा तैयार कर चुकी हैं। खबर के मुताबिक ऑपोजिशन के मुसवदे का अहम नुक्ता नैब के सेक्शन 15 में तरमीम है। नैब के इस सेक्शन के मुताबिक नैब अदालत से सजा के बाद मुल्जिम पब्लिक ऑफिस के लिए नाअहल हो जाता है, लेकिन ऑपोजिशन की तरमीम के मुताबिक अपील के तमाम तकाजे पूरे होने तक मुल्जिम को नाअहल करार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नैब के मौजूदा कानून के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जिम पर होता है, यानी कि मुल्जिम को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है, लेकिन ऑपोजिशन की तरमीमी मुसवदे के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ नैब पर डालने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा तरमीमी मुसवदे में यह तजवीज़ भी पेश की गई है कि नैब सिर्फ 1 अरब रुपए या इससे ज़्यादा की बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी कर सकता है। इससे कम रकम का अगर केस होगा तो नैब उसको सुनने का मिजाज नहीं होगा। उमर चीमा की खबर के मुताबिक ऑपोजिशन चेयरमैन नैब के इख्तियारात में भी नुमाया कमी करना चाहती है। ऑपोजिशन के इस मुसवदे के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 3 साल करने की तजवीज़ इसमें पेश की गई है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये भी चाहते हैं कि चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाए और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और नैब में भर्तियों का इख्तियार भी नैब चेयरमैन से वापस ले लिया जाए। ऑपोजिशन ये भी चाहती है कि नैब के रिमांड की मुद्दत को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया जाए। मुसवदे के मुताबिक नैब 6 महीने में किसी भी केस की तहकीकात मुकम्मल करने का पाबंद होगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जमानत मिलने की सूरत में नैब मुल्जिम का नाम ECL में डालने की सिफारिश नहीं कर सकता और नैब 7 साल से पुराने मामलात की इंक्वायरी का हुक्म भी नहीं दे सकता। ऑपोजिशन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तारीफ में भी नजरसानी चाहती है, जिसके मुताबिक इसे सिर्फ एग्जीक्यूटिव इख्तियार रखने वालों तक महदूद करना जरूरी है।
ऑपोजिशन नैब कानून में तरमीम के लिए अपनी तजावीज़ सामने ला चुकी है, जबकि हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि अगले हफ्ते इस पर काम शुरू कर देगी। अहम बात यह है कि हुकूमत नैब कानून में तब्दीली के साथ साथ 18वीं तरमीम पर भी नजरसानी के लिए ऑपोजिशन से राब्तों पर गौर कर रही है। और शेख रशीद ने इस बारे में अहम दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत नैब कानून में तरमीम के लिए ऑपोजिशन की तजावीज़ मान ले तो ऑपोजिशन 18वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। शेख रशीद कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ऑपोजिशन की नैब कानून से मुतालिक सिफारिशात तस्लीम कर ले तो ऑपोजिशन 18वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। शेख रशीद का दावा कितना दुरुस्त है, ऑपोजिशन इस हवाले से अब तक हुकूमत से क्या बात कर चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने सुना शेख रशीद साहब ने आज भी ये कहा है कि नैब जो है ईद के बाद टार्जन बन जाएगा और वो दोनों तरफ टार्जन बनेगा। आप ये जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आपके ख्याल में क्या ये कानून बेहतर हो जाएगा, पहले से ज़्यादा सख्त हो जाएगा या बिल्कुल टूथलेस हो जाएगा? देखिए, ये टार्जन के ड्रामे टार्जन ही जाने, हम तो हकायक की बात करते हैं। हमने कौमी असम्बली की कमेटी में ये आइन में तरमीम ये नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो थी ये उनको दी थी। मैं ख़ुद भी वहाँ पेश हुआ था और उनको एक्सप्लेन किया था आधा घंटा लगा कर कि ये तरमीम क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है। तो अगर हुकूमत तरमीम चाहती है, अगर वाकई वो समझते हैं कि नैब मुल्क को चलाने में, मुल्क की तरक्की में एक रुकावट है, तो फिर ये बात समझ लें। हम बिल्कुल कोई इसमें ज़ाती मुफाद नहीं चाहते, बल्कि अगर किसी को शौक़ है तो लिख दे कि मुस्लिम लीग नून पे पुराने नैब का इतलाक़ होता रहेगा, क्योंकि नैब का कानून जो है ये एक आमिर ने बनाया था, इसमें तरमीम नहीं हो सकी। उसकी वजूहात अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये तरमीम कंसेंसस से ही होगी और ये तरमीम बुनियादी तौर पर नैब की ऑर्डिनेंस को आइन के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उसके मुताबिक करने के लिए है। और चूँकि मैं तो खुद ज़ाती तौर पर नैब भुगत चुका हूँ, आज से नहीं, सन 2000 से भुगत रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि नैब की खराबियाँ क्या हैं। अच्छा अब्बास साहब, इसमें आप कह रहे हैं कि आपने हुकूमत के साथ शेयर किया था, ये अभी रिसेंटली किया था या पहले जब बात हो रही थी? क्योंकि 4-5 माह पहले तो लग रहा था कि बड़ा इस पे तेजी से काम हो रहा है और शायद कोई इत्तफाक राय हो जाए ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। जी, जो कमेटी बनी थी कौमी असम्बली की जिसमें ये बिल कंसिडर हो रहा था, जो ऑर्डिनेंस पेश हुआ था वो बिल बन जाता है, वो कमेटी में था, तो वहाँ पर इसमें 5-6 मीटिंग्स भी हुई हैं और हमने ये ड्राफ्ट उनके सामने रख दिया था। इसके साथ साथ एक फारूक नाइक साहब का बिल था जो सेनेट के अंदर था जी। तो फिर हमने एक मुतफिका ड्राफ्ट जिसमें PMLN के जो शिक्कें थी वो भी डाली, गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस भी डाला, फारूक नाइक साहब का बिल भी डाला और एक मुतफिका जो हमारी तरफ से जो प्रपोजल है वो उस कमेटी के पास मौजूद है। अब्बास साहब, इसमें बहुत सारी बातें जो लॉ मिनिस्टर फरूक रसीम से हमारी डिस्कशन उस पर हो चुकी है, जैसे बेल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको देखने की ज़रूरत है, जो रिमांड का पीरियड है, जो अरेस्ट के पावर्स है, किसी भी स्टेज पर अरेस्ट किया जा सकता है, इस पर तो खुद हम बात करते रहे कि इनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दो बातें जो इस पर आपने लिखी, मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा बताइए कि इसका क्या मकसद है। आपने कहा कि 1 बिलियन से ऊपर का अगर कोई केस होगा तो उस पर नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वरना उसकी तहकीकात नहीं कर सकती। इसकी क्या वजह है? क्या इससे ये नहीं होगा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो अगर 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ तक की करप्शन करेगा तो उस पर हाथ नहीं डाल सकता नैब? 1 अरब से ज्यादा अमाउंट होगा तो फिर कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, जहां पर पब्लिक फंड्स की बात है, जहां पर पब्लिक फंड्स की बात है तो वो 1 अरब से ज़्यादा ही हो। 1 अरब हुकूमती जहां तक मामला होता है वो उसमें कोई हैसियत नहीं रखता। तो ये किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, तुमने गाड़ी रख ली, 5 लाख खर्च कर दिया, ये सिर्फ लोगों को दबाने का तरीका होता है। तो जहां पर पब्लिक फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है उसमें अगर किसी ने खुद बुर्द किया तो आप उसको ज़रूर पकड़ें। लेकिन जहां तक रिश्वत लेने की बात है, जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। सही। और आपने क्या इसको मशरूत किया हुआ है 18वीं तरमीम से कि अगर हुकूमत आपका ये नैब का ड्राफ्ट मान लेती है, मंजूर कर लेती है, तो फिर आप हुकूमत की हिमायत करेंगे 18वीं तरमीम को तब्दील करने में? देखिए, 18वीं तरमीम तब्दील नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम जो थी वो आइन का हिस्सा बन चुकी है।
अब अगर किसी को हुकूमत को आइन में तरमीम चाहिए तो एक बिल असेंबली में ले आए, वो बिल अलहदा कंसिडर होगा। जिस तरह नैब का बिल कंसिडर हो रहा है उसको भी एक कमेटी कंसिडर करेगी, उसको डिबेट करेगी, उसके ऊपर फिर पार्टी अपना मौकफ देंगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना, और मैं हैरान हूं कि हुकूमत के वजीर ये बातें कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को वापस किया जाए। वापस नहीं, अमेंड ही किया जाए। जाहिर सी बात है, जहां पे उनको लगता है कि इख्तियारात नाइंसाफी इससे जी मुकम्मल कीजिए जी। तो 18वीं तरमीम वापस नहीं हो सकती, ये खाम ख्याली छोड़ दें। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर जो सूबों को उनका हक था वो दिया गया था, और अगर आज के आइन में जिसके 18वीं तरमीम की शिकें शामिल हैं, किसी को तरमीम करनी है तो बिल बनाकर असेंबली में ले आए, बातें ना करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा बिल आता है तो उसको अलग से देखा जाएगा, जैसे नैब ऑर्डिनेंस को देखा जा रहा है, इसी तरीके से उस बिल को भी वापस देखा जाएगा। 18वीं तरमीम वापस नहीं हो सकती। अगर कोई तरमीम लाना चाहते हैं तो उसका बिल सामने लेकर आ जाए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और बुकी से मुलाकात के कई केसेस सामने आ चुके हैं। अक्सर सजाएं मिली हैं प्लेयर्स को, अक्सर इतनी सख्त सजाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से शायद आज भी ये मसला हमारे सामने है। उमर अकमल को अभी पिछले दिनों 3 साल के लिए बैन किया गया, लेकिन इस वक्त जो उमर अकमल का केस है वो ज़ेर बहस नहीं है। ज़ेर बहस है वो करप्शन क्रिकेट में जो हुई 90 की दिहाई में, जिससे शायकीन बड़े मायूस हुए, उनका गेम पर से एतमाद ख़त्म हो गया। और उस 90 की दिहाई में जिस किस्म की करप्शन हुई उसकी कई खबरें आती रही, और उसके बाद मलिक कयूम की एक रिपोर्ट आई सन 2000 में, जिसमें सलीम मलिक और ताउर रहमान को मुस्तकिल लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया। कई दूसरे खिलाड़ियों पर जुर्माने की सज़ा आयद की गई। लेकिन अब इस पर दोबारा बहस इसलिए हो रही है क्योंकि सलीम मलिक साहब का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, मैं अपने फैन से माजरत चाहता हूं, अपॉलॉजी की उन्होंने, और ये भी कहा कि आईसीसी और पीसीबी से मुकम्मल ताउन करूंगा। उसके बाद हमने देखा कि उनकी हिमायत में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी आरिफ अली अब्बासी साहब भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि सलीम मलिक को निशाना बनाया गया है, सलीम मलिक के साथ ज्यादती हुई है, उनको मुसलसल टॉर्चर किया गया है। और इसके अलावा आरिफ अली अब्बासी साहब ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि इंतखाब आलम साहब जो कि 94 में मैनेजर थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक दफ़ा आरिफ अली अब्बासी साहब को बताया कि क्रिकेटर बासित अली उनके सामने एतराफ़ कर चुके हैं मैच फिक्सिंग का। अब ये हैरान कुन इंकशाफ इसलिए है क्योंकि बासित अली वो शख्स थे जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, ये कहकर कि टीम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैच फिक्सिंग होती है। जब वो कमेटी के सामने पेश हुए राशिद लतीफ़ के साथ, तो उन्होंने बयानात भी दिए और कुछ सबूत भी दिए कि किस तरह मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होती है। तो हमारे साथ आरिफ अली अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीसीबी के, और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अली अब्बासी साहब, सलीम मलिक को तो बैन किया था, लाइफ टाइम बैन लगाया था मलिक कयूम कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर, आप क्यों उनका दिफा कर रहे हैं और आप क्यों समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? ये जो मलिक कयूम की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो जो चीफ जस्टिस था आपके सिंध हाई कोर्ट का और जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसका जजमेंट अलग है, और उसके अंदर उसको बिल्कुल क्लियर किया गया है और उसको तस्लीम किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने। तो इन कयूम की रिपोर्ट की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आरिफ अली अब्बासी साहब, वो जो पहले रिपोर्ट जिसका आप गालिबन हवाला दे रहे हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की जो रिपोर्ट थी, वो उस पर बनी थी जो एलिगेशंस लगाए थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने। लेकिन इस मलिक कयूम साहब की रिपोर्ट में, जस्टिस मलिक कयूम की रिपोर्ट में, तो दूसरे मैचेस भी अंडर स्क्रूटिनी आए थे। न्यूजीलैंड का मैच था, उसके अंदर ये था कि एज फार एज सलीम मलिक वाज कंसर्न्ड, मुझे नहीं लगता कि उनको कयूम साहब को ब्रीफ किया गया ठीक से, इसलिए कि अगर ब्रीफ किया गया होता तो वो तो सलीम मलिक को तो छूता ही नहीं। फिर इसको जो अक्यूज किया गया था वो ऑस्ट्रेलियंस ने किया था, और उससे पहले या उसके बाद में किसी ने नहीं किया। अच्छा, सलीम मलिक पे इल्जाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी लगाया था जो उनके साथ खेलते थे, जिनमें राशिद लतीफ भी थे, जिनमें बासित अली भी थे, और दीगर लोग जो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में पेश हुए थे। ये लोग बाद में लगाए हैं ना लगाए, प्रूफ नहीं था। द इम्पोर्टेंट थिंग है इसके सलीम मलिक ने फिर टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, एक बात, और फिर एजाज भट्ट जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो उनने उनको एज एन ऑफिशियल अपॉइंट किया क्रिकेट बोर्ड में। तो अगर ये सब एक तरफ रख दिया गया है तो ये तो दिस इज ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। एक आदमी को 2 दफा ट्राई नहीं कर सकते। आरिफ अब्बासी साहब, आप
आपने बासित अली का भी जिक्र किया। अब बासित अली और राशिद लतीफ दो वो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और वो विसल ब्लोअर थे इस मैच फिक्सिंग के हवाले से। लेकिन आज आपने ये कहा है कि इंतखाब आलम जब एक टूर पे मैनेजर थे तो उन्होंने ये आपको बताया था कि बासित अली कन्फेस कर चुके थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। ये इंतखाब आलम ने आपको बताया था। श्रीलंका में हुआ था अकॉर्डिंग टू इंतखाब आलम, और इंतखाब आलम ने ये तस्लीम किया है अभी रिसेंटली कि हाँ मैंने बताया था। और बाद में आप कह रहे हैं कि इंतखाब आलम ने रिपोर्ट में उसको मेंशन नहीं किया था। रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया था, मगर मुझे तो बता दिया था, इट इज बिकम ऑफिशियल। बासित अली साहब, आरिफ अब्बासी ने आज ये जिक्र किया है कि इंतखाब आलम साहब एक टूर पे मैनेजर थे और उस टूर पे इंतखाब आलम साहब ने आरिफ अब्बासी को ये बताया कि बासित अली एतराफ़ जुर्म कर चुके थे। उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। क्या कभी आपने ये एतराफ़ जुर्म किया है, ये माना है आपने इंतखाब आलम के सामने कि आपने मैच फिक्सिंग की थी, आप मैच फिक्सिंग में मुलविस थे? झूठ है, झूठ है। इंतखाब आलम साहब के सामने आपने किसी किस्म का कोई कन्फेशन नहीं किया? मुझे इंतखाब आलम साहब का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे जियो से मुझे फ़ोन आया है, मुझे जब तक कोई बात का पता नहीं था, और उन्होंने बोला कि बासित अली मैंने ये ऐसी बात कोई नहीं करी है और मेरा नाम मंसूब किया जा रहा है। जहाँ तक आरिफ अब्बासी साहब, पहले तो आरिफ अब्बासी साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अब्बासी साहब ने अभी ये बात बोली कि 94 में इंतखाब आलम साहब ने उन्हें बताया कि बासित अली ने कन्फेस करा है, पहली चीज़ तो अब्बासी साहब से मेरा मतलब बहुत माफ़ी के साथ सवाल होगा कि मैं इतने साल कराची में रहा, कभी अब्बासी साहब ने इस बात का मुझसे जिक्र क्यों नहीं करा, मुझे बुला के पूछा क्यों नहीं, और आया पीसीबी के पास उस टाइम पे इस चीज़ का एविडेंस था, अगर था तो उसके बाद मुझे टूर करने की इजाज़त क्यों दी गई। ये मेरा आज बरमला अब्बासी साहब से भी सवाल है और पूरे पाकिस्तानियों से सवाल है। मैंने और राशिद लतीफ़ ने इस मैच फिक्सिंग के हवाले से अपने कैरियर दाव पे लगाए थे। हम लोगों ने अपने मुल्क को बेचा नहीं था। जी आरिफ अली अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि क्या वजह थी इसके बाद भी मुझे सेलेक्ट करते रहे, अगर उस टूर में मैंने कन्फेशन कर लिया था तो फिर मुझे सेलेक्ट क्यों किया गया इसके बाद टूर्स पर? देखिए ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आपको बताया है कि जो मुझे इंतखाब आलम ने कहा था दैट्स इट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं डाला। सुने मेरी बात, बॉस। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट में नहीं डाला तो उसका मैंने एक्शन लिया था। आपने शो कॉज नोटिस दिया था उनको? जी हाँ, तो मेरा काम नहीं है इसके अंदर सिलेक्शन करना या नहीं करना। मेरा काम ये था कि रिपोर्ट में नहीं डाला था तो मैंने एक्शन लिया था। लेकिन सेलेक्टर्स तो वैसे फिटनेस और मैच परफॉर्मेंस देख के सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बतौर सबरा पीसीबी आप ये डिसाइड तो कर सकते थे कि अगर कोई शख्स मैच फिक्सिंग में मुलविस है और टीम मैनेजर ये कह रहा है कि वो मैच फिक्सिंग का एतराफ कर चुके हैं, तो फिर तो आप फैसला कर सकते थे। मैनेजर को मुझे प्रूफ देना होता है, वो जब रिपोर्ट में नहीं है प्रूफ तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। जब रिपोर्ट में नहीं दिया तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड द केस वाज क्लोज्ड, बट आई टुक एक्शन। मैंने एक एक्शन लिया था मैनेजर के ऊपर कि आपने ये मुझे बताया और इसको रिपोर्ट में नहीं डाला। अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि राइटिंग में कुछ आपको नहीं दिया गया था तो बासित अली आपकी नजर में गिल्टी नहीं थे, इसलिए आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उनकी सिलेक्शन पर आइंदा। गिल्टी कहां से हो गए जब उनने एलिगेशन ही नहीं दिया? बासित अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आज मैं जिक्र कर देता हूं, जब ये इंसिडेंट हुआ था ना शहजाद, तो इंतखाब आलम साहब ने सारे प्लेयरों को अपने रूम में बुलाया था 1 by 1 जी, और आज मैंने उन्हें वो याद दिलाया। अब वो उम्र के उस मतलब उम्र ज्यादा हो गई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि बासित मुझे याद नहीं है। उसमें बासित अली भी शामिल था, उसमें सईद अनवर भी शामिल था, उसमें इंजमाम भी शामिल था, उसमें मुश्ताक भी शामिल था, उसमें राशिद भी शामिल था, और उसमें सलीम मलिक साहब भी शामिल थे कि मैच में हुआ क्या, किस तरह हार गया हम। उस मैच में बड़ा शोर मचा था, सबने अपने अपने व्यूज दिए थे। तो ये जब आप सिंगर कप फाइनल की बात कर रहे हैं बासित भाई? नहीं, फाइनल नहीं था, राउंड का मैच था ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद जी, नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। हाँ। आपने जो मैच के बारे में मुझसे पूछना है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। उस मैच के बाद इंतखाब आलम ने सबको बुलाया था और वहां पे मैंने इंतखाब आलम साहब को कहा था कि होटल में कुछ लोग ऐसे भी फिर रहे हैं जो बुक मेकर्स हैं, ये मैंने उन्हें बोला था। और मेरा बीइंग अ मैनेजर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको इन फ्लोरों से हटाएं। अगर आप ये कंफर्म करना चाहें बात तो इंतखाब आलम से पूछ सकते हैं, जो उन्होंने मुझे बोला आज कि मुझे याद नहीं इस बात का। और जहां तक बात है उस मैच की,
वो मैच डाउटफुल था। हमने पहले भी कयूम मलिक के सामने ये बात बोली थी, अभी भी बोलता हूँ और आइंदा जब तक जिंदा हूँ वो ये बात बोलता रहूंगा कि वो मैच डाउटफुल था। आपके ख्याल में कौन कौन क्रिकेटर्स उस वक्त मुलविस थे मैच फिक्सिंग में, जब आप कहते हैं कि वो मैच डाउटफुल था? शहजाद, बात ये नहीं है कि कौन कौन मुलविस था। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होगा तो मैं नहीं बोल सकता। मैं अभी यहाँ बैठ के अगर सपोज बोलता हूँ कि आरिफ अब्बासी साहब उस मैच में इन्वॉल्व थे, तो ये तो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे ना। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब आप बासित अली साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि वो मैच जो है वो फिक्स था, मैच में कोई गड़बड़ थी, तो आपने देखा होगा ना कि कौन सा प्लेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर जिस वे में बुक मेकर्स होटल्स में फिर रहे थे, ग्राउंड में फिर रहे थे, उस लिहाज से वो मैच सस्पेक्टेड था। अभी आपने बासित भाई आपने ये कहा कि इंतखाब आलम ने आपको अभी कॉल करके कहा कि आप उनसे जो मंसूब बयान चल रहा है उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं है, लेकिन इस कमीशन के सामने जब इंतखाब आलम पेश हुए थे तो वहां पे भी उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा यही मौक़िफ़ दोहराया था कि बासित अली मेरे सामने एतराफ़ कर चुके हैं। ये मलिक कयूम की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है। झूठ है। तो उसमें कयूम मलिक साहब को एक्शन लेना चाहिए था ना बासित अली के खिलाफ, मुझे फाइन करना चाहिए था। आपको तो बाइज्जत बरी किया था उस रिपोर्ट में। नहीं, तो मुझे फाइन करना चाहिए था ना अगर मैंने ये बात बोली थी। तो झूठ का झूठ और सच का सच तो आप खुद बता रहे हैं शहजाद साहब। और दूसरी बात जो अभी आरिफ अब्बासी साहब ने बात बोली कि अगर बासित अली गिल्टी होता तो हम उसको पनिश करते ना, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इस कमीशन में भी आखिर में ये लिखा हुआ है कि बासित अली को जो है बाइज्जत बरी किया गया है इस कमीशन के मुताबिक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंतखाब आलम पेश हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बासित अली ने एतराफ़ किया था कि मैंने मैच फिक्सिंग की है और मैं आइंदा नहीं करूंगा। ये उनका बयान इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। झूठ है शहजाद साहब, झूठ है। मैच फिक्सर बिल्कुल झूठ है। मैच फिक्सर जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली ना अपने बाप बदलता है और ना इन तो जब आज इंतखाब आलम साहब से आपने उनके इस बयान के बारे में पूछा जो टीवी पे चल रहा है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो आपने ये नहीं पूछा कि कमीशन में आपने ये क्यों मेरे खिलाफ जाके बयान दिया था जबकि मैंने कभी एतराफ़ किया ही नहीं आपके सामने? ये कमीशन वाली बात भी आज मुझे पहली दफा पता चली है शहजाद साहब आपके मुंह से। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अली अब्बासी साहब और बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।